हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में वीट कल्टीवेशन करेंगे कि वीट की क्रॉप किस तरह से कल्टीवेट की जाती है, किस तरह से उसका कल्टीवेशन किया जाता है। पिछले क्लास में हमने वीट का बारे में, किस तरह से उसका वीट का प्लांट किस तरह से था, उसके मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। आज हम इसमें वीट के कल्टीवेशन की बात करें तो जो वीट का जो कल्टीवेशन है वो इसका काफ़ी वैरायटी इसमें है, और जो इसका अलग अलग वीट का जो है अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग वैरायटी इसकी बहुत सारी हैं। वैसे तो ये जो है ये ड्राई एंड कूल जो क्लाइमेट होता है उसमें काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करता है। और भारत में जो गेहूं की अधिक पैदावार जो है मैदानी भागों में होती है, जहां पर जो जहां औसत जो वर्षा है वो 70 to 160 रेनफॉल होती है। और इसका जो गेहूं का जो जीवन काल है 120 to 140 डेज का होता है, जबकि नॉर्थ में इसका होता है 120 to 140 और दक्षिण भारत में होता है 120 दिन का। इसका जो जीवन काल की जो अवधि है वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर के ऊपर कि वहाँ का कितना टेम्परेचर है, उस पर तापमान कितना है, उसके ऊपर होता है कि इसका टेम्परेचर अधिक है तो उसका जीवन में कम हो जाएगा, डेज कम हो जाएंगे, मैच्योरिटी टाइम कम हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें ये इसका जो है लाइफ कम, उसका तापमान में ये छोटी हो जाती है, इसकी डेज मैच्योरिटी डेज। इसमें जो सोइंग टाइम है अक्टूबर से नवंबर होता है, और जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वो मई से फरवरी तक होता है। इसमें जो है इसके गेहूं का समय है, गेहूं दो प्रकार के विंटर वीट और स्प्रिंग वीट का होता है। विंटर वीट में जो होता है मई से जुलाई टाइम होता है सोइंग का, और स्प्रिंग वीट में जो सोइंग का टाइम है वो अगस्त से सितंबर होता है। इसका जो सॉइल है गेहूं की जो बुवाई में जो सॉइल के लिए इसमें है वो सॉइल जो है वो दोमट या मतलब लोम दोमट मिट्टी और काली मिट्टी में ये, और तथा पर्वतीय मिट्टी और जो मरुस्थलीय मिट्टी में इसमें अधिक अच्छा पैदावार होती है गेहूं की। मिट्टी में जो इसमें आधार पर इसमें दो तरह से बांटा गया गेहूं की बुवाई क्षेत्रों को, एक तो द इंडो गैंगेटिक रीजन और दूसरा द ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट। गेहूं का अगर सोइंग टाइम को, इसको जो गेहूं की कहते हैं रबी फसल के रूप में बोया जाता है। बुवाई के टाइम में जो हलों की जुताई को 10-15 बार करते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है, खेत हैं, वो अच्छी तरह से भुरभुरे हो जाए, एरिएशन हो जाए, उनमें अच्छी तरह से एयर अंदर तक मिट्टी तक में चली जाए, जिससे कि उसमें जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में आसानी हो जाती है। और सीड डालने से पहले, बुवाई से पहले सीड का ट्रीटमेंट आवश्यक हो जाता है। सीड का ट्रीटमेंट इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उसमें जो डिजीज़, अगर कोई किसी प्रकार के बीज में कोई डिजीज़ है, क्योंकि गेहूं में लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज़ या सीड बॉर्न कोई भी डिसीज़ है, तो उससे पहले अगर सीड ट्रीटमेंट कर लिया जाता तो उससे खेती में जो है अच्छी उत्पादक होते हैं और कोई भी रोग लगने के से पहले नहीं लग पाते हैं। इसमें जो बुवाई है दो तरह से होती है, एक तो सीड ड्रिलिंग मेथड से मशीनों से करी जाती है, दूसरे एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जो हाथ से किसान कर सकते हैं। इसमें जो है जो इरिगेशन है वो भी करते हैं, 2-3 टाइम करते हैं, करी जाती बीच बीच में आवश्यकता पड़ती है। और समय समय पर इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो खाद डालनी पड़ती है, कंपोस्ट खाद भी डालते हैं, और इसके साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड या फ्यूमिसाइड का भी प्रयोग करना पड़ता है, अगर किसान इनका अच्छी फसल से अधिक मात्रा में अच्छी फसल ले। खेतों में जो वीड्स हैं वो भी उगते हैं, उनको भी हैंड प्लकिंग द्वारा निकाला जाता है। और कभी कभी उसमें 2,4-D या
जो खरपतवार नाश जो दवाइयाँ होती हैं उनका भी छिड़काव किया जाता है। तो इस तरह से कल्टीवेशन की ये बात हो गई है। इसमें ये सब स्प्रे कर देते हैं 2,4-D का जो है फॉर्मूला करके। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह से इसका पेस्ट कंट्रोल भी हो गया, किस है दवाइयाँ छिड़क ली। इसमें अब ये है कि इसका मैच्योरिटी कब होती है, हार्वेस्टिंग के टाइम के लिए, कि हार्वेस्ट कैसे फसलों को करा जाता है, मैच्योरिटी का है। तो जो मैच्योरिटी के लिए इसमें गेहूँ की कटाई जो सॉरी कटाई जो है मार्च से मई के मध्य में की जाती है। और कटाई के लिए भी जो छोटे किसान हैं वो आराम हाथ से दराती से कर लेते हैं, और जो बड़े फार्मर्स हैं वो थ्रेशिंग वगैरह से करते हैं। डिपेंड है कि बड़ा खेत है या छोटा फार्म है, छोटा खेत है। छोटे खेत को आराम से हाथ से या दराती से या हंसिए से काटते हैं छोटे किसान, और बड़े किसान जो हैं वो थ्रेशिंग मशीन या उससे काटते हैं, और उनके थोड़े छोटे छोटे पूले बना लिए जाते हैं, और उनको खलिहानों में या पक्के ज़मीन पे फैला के उनको उस पर पशुओं को गोल गोल चक्कर करा के उनसे बीज अलग हो जाते हैं जिससे, और उनका भूसा अलग कर लिया जाता है, और थ्रेशर से आराम से बीज और भूसा अलग हो जाता है। तो ये है, इस तरह से हार्वेस्ट हो जाते हैं, गेहूँ अलग और फसल से भूसा अलग हो जाता है। अगर स्टोरेज है तो गेहूँ का स्टोरेज करने के लिए गेहूँ में बहुत जो गेन है, जो उसका अनाज है वो कम मात्रा में मॉइस्चर कंटेन करता है, तो इसका जो लंबे समय तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं। और इसमें केवल इसमें यह है कि कोई कीड़े या दीमक वगैरह नहीं लगे, उसके लिए इसको थोड़ा सा दवाइयों का ध्यान रखें कि उनको वही इंसेक्टिसाइड वगैरह या कुछ तरह से उनको स्टोरेज करने के टाइम इनमें कीड़े नहीं लगने चाहिए। अब है कि गेहूं से की जो इम्प्रूव वैरायटी रिलीज़ करी है समय समय पर, तो इम्प्रूव वैरायटी में के लिए जो क्रेडिट जो जाता है गेहूं की इम्प्रूव वैरायटी के लिए, इंडिया के डॉक्टर बी पी पाल और डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। इन्होंने काफ़ी रिसर्च के IR इंस्टीट्यूट में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इन्होंने ब्रीडिंग सेंटर में काफ़ी इम्प्रूव वैरायटी रिलीज़ की हैं। और आजकल तो काफ़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसी उसमें लगी हुई हैं कि जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देश में प्रोडक्शन बढ़े, अच्छी पैदावार हो। इसमें कुछ वैरायटी हैं जैसे लर्मा रोजा 64, ये जो है ड्राफ्ट वैरायटी है, रेजिस्टेंट टू येलो एंड ब्लैक रस्ट, और ये मोस्टली ग्रोन इन सेंटर एंड पेनिनसुलर इंडिया। दूसरी है NP 846, इट इज़ टॉल वैरायटी, हाईली रेजिस्टेंट टू रस्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर द नॉर्थ एंड हिली रीजन। तीसरी है सोनारा 64, इट इज़ सुटेबल फॉर ड्राफ्ट वैरायटी, more suitable for a late sowing. Kalyan Sona, it is double draft variety, most suitable for area with high rainfall. Sonalika, it is a early maturity draft variety. This gain as golden and attractive but the susceptible of the loose smut में इसमें डिजीज़ नहीं होती। इसी तरह से सोनरा है, मोती 1949, इट इज़ ट्रिपल ड्राफ्ट वैरायटी एंड इट्स ग्रेन आर वेरी गुड फॉर चपातीस मेकिंग के लिए अच्छी होता है, ये गेहूँ अच्छा माना जाता है। CPN 004, इट इज़ सेमी ड्राफ्ट वैरायटी, मीडियम मैच्योरिटी ड्यूरेशन, जल्दी बीच में जल्दी इसका जो मैच्योरिटी टाइम है कम है, और हाईली रेजिस्टेंट टू द 3 रस्ट, जो डिजीज़ होती हैं, रस्ट डिजीज़ जो होती है गेहूँ में होती है, उनसे रेजिस्टेंस है, इसमें कम बीमारी लगती हैं। और इसकी गुड क्वालिटी जो रोटी बनती है, चपाती बनती है, वो अच्छी क्वालिटी की होती है। HS 277, अर्ली सोन रेनफॉल, अगर इसके जो सोइंग है जल्दी पहले रेनी सीजन से पहले इनको बोने, ये वाली वैरायटी जो है पहले सोइंग है, अर्ली सोइंग करी जाती है इसकी, रस्ट रेजिस्टेंस भी है ये, से लेट सोइंग है RS 295। ये डिपेंड है कि कुछ वैरायटी ऐसे है कि अगर बरसात पहले हो गई है तो उसके ये वैरायटी बो दो, अगर रेनी सीज़न नहीं हुआ है, रेन बाद में आ रही है, तो इस वैरायटी को किसान बो सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली कंट्री में पता नहीं कब बरसात का हो, लेट भी हो सकती है, मानसून जल्दी भी आ जाता है और कभी कभी मानसून लेट भी आ जाता है। तो इस तरह से वैरायटी हैं
इसकी गेहूं की कि अगर बरसात लेट हो रही है तो प्री सोइंग इस वाली वैरायटी का सो किसान बो दे खेतों में, और अगर लेट हैं तो ये वाले वैरायटी किसान बो सकता है अपने खेतों में। इसी तरह से ये वैरायटी है। और इसके साथ ही कुछ इस वैरायटी ये है कि रीजन वाइज इम्प्रूव वैरायटी है, जैसे कि ये है कि डिजीज़ और कि इंडिया के जो डिफरेंट जोन्स हैं उनमें उन्होंने कहा, जैसे कि ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन में PVW65 WL2265 हैं, नॉर्थर्न हिल्स में CPN कल्याण सोनालिका हैं, सदर्न हिल्स में HW741 है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में HP1102 है, जनक VW11 है, और सेंट्रल जोन में J405 है। और इस तरह से ये सेल्फ इफेक्टेड लैंड जो है जेंटर जोन की, उसमें ये 283 PW65। इस तरह से ये न्यू इम्प्रूव वैरायटी है जो समय समय पर डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट IR के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के, ICR के एंड डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनमें ये रिसर्च चलती रहती है और समय समय पर इम्प्रूव वैरायटी रिलीज़ करती रहती हैं। अब अगर हम बात करें कि यूजेस की, जो गेहूं है वो किस उपयोग में आता है, कितने प्रकार के तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है कि जो गेहूं है हमारा स्टेपल फूड है पूरे, इवन हमारे क्या इंडिया में क्या पूरे संसार में इसको खाया जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो ग्लूटेन इसमें प्रेजेंट है, वो मेन है जो आटा है जिससे ग्लूटेन से होता है और जिससे आटे की वजह से इसका ये ब्रेड बनाने के काम में आता है। हमारे जो उसमें भारत में इसको रोलिंग मशीन से पीसने के बाद में इसका जो ड्राई पाउडर बन जाता है, उसके जो पार्टिकल हैं उसके आधार पर इसको आटा, मैदा, सूजी 3 कैटेगरीज बना दी जाती हैं और वो डिफरेंट तरह के कुकीज़, बिस्किट, मिठाई वगैरह उसमें बनाने के काम में आता है। गेहूं से कुछ अल्कोहलिक बेवरेज भी तैयार किए जाते हैं, में भी काम में आता है। गेहूं से ब्रान नामक जो एक पशु आहार है वो भी निर्मित होता है। गेहूं का जो भूसा है, जब हम इसको गेहूं को अलग करते हैं थ्रेशिंग मशीन से, तो उसके जो अनाज के दाने वो अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है, वो कैटल फूड जैसे फॉडर जैसे काम में आता है। और जो भूसा है या जो है वो स्ट्रॉ है, इसका भी ये पैडिंग मतलब पैडिंग एज ए मटेरियल मेट्रेस में भरने के काम में, पैकिंग मटेरियल के काम में आता है। इसका जो पेपर है, स्ट्रॉ है, बोर्ड है, बोर्ड वगैरह हैं, ये सब बनाने के काम में भी आते हैं। तो इस तरह डिफरेंट यूजेस हैं गेहूं का। तो गेहूं तो हमारे मेन पर्पस फूड क्रॉप है ही है, खाने के काम में आ ही रहे, पर इसके जो प्रोडक्ट हैं गेहूं प्लस इसका हमारे और हमारे जानवरों के लिए एज ए फॉडर और दूसरे इंडस्ट्री के यूज में भी काम में आता है। तो ये हो गई गेहूं का जो वीट है हमारा क्रॉप पूरा कंप्लीट बॉटनिकल नेम से लेके यूज तक। थैंक यू वेरी मच।